जय हिंद। नमस्कार साथियों, सभी फौजियों का तरुणा डिफेंस एकेडमी में स्वागत है और मैं हूं तरुणा राठौड़। और हम आज करने वाले हैं आर्मी का ओरिजिनल पेपर। कौन सी जगह का पेपर करने वाले हैं? रुड़की का। ये पेपर क्यों चूज़ किया है मैंने? क्योंकि इसका लेवल जो है बाकी एग्ज़ाम से थोड़ा सा हाई था। हाई इसलिए हो गया क्योंकि मैथ्स में जो है क्वेश्चंस की लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया गया, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछे गए, तो वो स्टूडेंट्स के लिए जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। इसके अलावा जो जीके और जीएस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन तो नहीं कहूँगी मैं क्योंकि नॉर्मल सा मान सकते हैं हम, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी हैं, उन्होंने भी ट्राई किया कराने की, बट वो रॉन्ग हो गए। तो काफ़ी बड़ी सी रिसर्च की मैंने इस पेपर के ऊपर और काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स से परामर्श लिया और फिर मैं अब आपके लिए ये पेपर लेके आई हूँ। सभी को ईमानदारी से पेपर लगाना है और इसमें जो है टारगेट हम थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि पेपर थोड़ा सा जो है नॉर्मल लेवल का नहीं है, नॉर्मल से थोड़ा हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टारगेट दे रही हूँ आपको 42 का। ठीक है, 42 का टारगेट दे रही हूँ। एक्चुअली काफ़ी सारे टीचर ने कराने का ट्राई तो किया बट उनके कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, तो एक्चुअली 45 तक तो शायद उनके भी नहीं सही हैं, बट हम यहाँ पे टारगेट ले रहे हैं 42 का। चलो स्टार्ट करते हैं। द रेंज ऑफ अग्नि 6 मिसाइल इज। आपको जो अग्नि 6 मिसाइल है उसकी अनुमानित रेंज आपको बतानी है। सबको शो हो रहा है क्या? एक्चुअली पेपर क्वालिटी ये हमें स्टूडेंट ने सेंड किया था, तो व्हाट्सएप पे आता है तो थोड़ा इस तरह की क्वालिटी आ जाती है, कोई बात नहीं, बट मैं बोल के आपको बता दूंगी। अग्नि 6 मिसाइल की अनुमानित रेंज आपको बतानी है। सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये 11,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर की रेंज में रहेगी। अब जो है कुछ लोगों ने इसमें मील्स में बता दिए हैं, बट यहाँ पे किलोमीटर के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। तो ये मील्स में नहीं है, इसलिए ध्यान रखना कि डी ऑप्शन जो है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, क्योंकि किलोमीटर में दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महलवाड़ी प्रणाली राजस्व समझौता हुआ था? तो ये आपके इधर मध्य प्रदेश, यूपी साइड और पंजाब प्रांत में, तो ये कौन सा हो जाएगा? एरिया देखेंगे आप तो एरिया उत्तर पश्चिमी प्रांत हो जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहली बार रेल किस वर्ष शुरू की गई? तो ये इजी क्वेश्चन था। इजी इसलिए था क्योंकि बार बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। तो रेल जो है वो चली 1853 में। कब चली पहली रेल? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये मुंबई से थाने के बीच में चली थी, बोरीवली से, आपको पता ही है। तो ये 1853 हो जाएगा। अब बच्चे बुक के बारे में पूछते रहते हैं बार बार, मैं अब फ़ोन भी आते हैं, मैं कितनी बार बता पाऊँ, तो मैं यहाँ पे वीडियो में बता देती हूँ आपको। ये 2 बुक्स हैं, जीडी ट्रेड्समैन, दोनों की तैयारी के लिए ले सकते हैं क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। अब यहाँ पे इसमें जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग मिलने वाली है आपको। 2500 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे इसमें, और ओल्ड क्वेश्चंस भी इसके अंदर दिए हुए हैं और ओरिजिनल पेपर भी इसमें डाले हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है। कलर विजन चार्ट भी आपको मिलने वाले हैं। फिर दूसरी बुक की बात करें, येलो बुक की, तो ये येलो वाली जो बुक आपको दिख रही है, इसमें आपके मॉडल पेपर यानी प्रैक्टिस सेट रहेंगे। सभी क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन किया हुआ है, पूरा सॉल्यूशन बताया हुआ, ट्रिक से भी और बेसिक से भी। तो आप बुक जो है वो ले सकते हैं। अब ये बुक जो है, ये बुक रहेगी आपके 30 रुपये में, पीडीएफ आप ले सकते हैं। और बाकी आप घर मंगवाने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे देख लेना, दोनों को एक साथ मंगवाना ताकि डिलीवरी चार्ज बार बार नहीं लगे। और ये जो रहेगी ये 20 रुपये की रहेगी आपकी, पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी, यानी कि ई बुक जिसको हम बोलते हैं। लेकिन ये जो बुक आपको मिलेगी आपको ईमेल पे आती है और आराम से आप इसको पढ़ पाते हैं। तो ईमेल इसकी आपको ध्यान से देनी है। कुछ नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं। ये दोनों बुक हिंदी में रहेगी। और इंग्लिश के लिए ये बुक है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जिसमें साइंस रहेगी, साइंस स्पेशल बुक बनाई गई है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। बाकी ये दोनों बुक्स जो हैं वो हिंदी में रहेगी। अब कई बार बच्चे मंगवा लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें तो इंग्लिश में चाहिए थी, तो ऊपर साफ साफ आप देख रहे हो लिखा हुआ है, सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ, मतलब हिंदी में बुक है। और दूसरी बुक देखेंगे तो सब कुछ इंग्लिश में लिखा, मतलब इंग्लिश में बुक है। चलो अब टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश कौन सा था? ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने क्या हुआ गलत बता दिया, बट मैंने इसको काफ़ी सारी बुक में रिसर्च किया और फाइनली मुझे इसका आंसर मिला।
और जो कि है कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हमें जो है जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हों उनमें से 100% जो राइट होता है उसको चूज करना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी राइट हो सकते हैं, बट 100% जो श्योर हो उसको राइट करना है, ठीक है। तो कल्याणी के चालुक्य यहाँ पे राइट आंसर लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो हुए 2020 में, उसमें किस चलचित्र को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो आपको पता है ये अंधाधुन जो मूवी थी उसको ये पुरस्कार मिला था। और उरी के, अब उरी बता रहे हैं कई बच्चे, क्योंकि उरी में क्या था, जो इसके अभिनेता थे, इसके जो अभिनेता थे उसको पुरस्कार मिला था, जिसकी फोटो हमारी इस बुक पे भी है, ये देख सकती है। ये उरी के अभिनेता हैं, इन्हीं को मिला था जी, हाँ जी आपको ही मिला है ये प्राइज़, ठीक है। तो इनको ये प्राइज़ मिला था उरी के अभिनेता को। जबकि मूवी की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे, हिंदी फिल्म को पुरस्कार पूछा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर पूछे अभिनेता तो वो उरी मूवी के अभिनेता थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मैकाल के पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम स्थान है। अमरकंटक, तो अमरकंटक आपको पता ही है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। बिना देखे ए ऑप्शन को राइट लगा देंगे, क्योंकि इतनी बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में, तो आपको आना चाहिए। 7वां क्वेश्चन भी इजी था, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप किससे संबंधित है, तो ये आप सभी को पता है ऐसे क्वेश्चन। सी ऑप्शन क्या है, राइट है, ये लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही था, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलत करके आ गए। गलत कैसे किया, क्योंकि उन्होंने जीके जो है टॉपिक वाइज जीके नहीं पढ़ी और ध्यान से नहीं पढ़ा। देखो क्या गलत किया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है। मुहाना पूछा है यहाँ पे, ठीक है, तो मुहाना बनाती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा। नर्मदा के अलावा ताप्ती नदी भी है, नर्मदा के अलावा ताप्ती नदी भी है जो मुहाना बनाती है। इसके अलावा गोदावरी, महानदी, ये सब हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सब क्या बनाती है, डेल्टा। ये क्या बनाती है, डेल्टा। तो बच्चे जो है डेल्टा में और मुहाना में कंफ्यूज हो गए और क्या राइट आंसर लगाया है, महानदी राइट आंसर लगाया है, बट राइट आंसर क्या था, नर्मदा था। आर्मी ने नर्मदा आंसर को राइट किया, क्योंकि यहाँ पे मुहाना पूछा है। मुहाना और डेल्टा में क्या फ़र्क है, थोड़ी मैं बड़ी क्लास रहेगी तो मैं आपको ये टॉपिक वाइज क्लास में आपको बता दूंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा सा अंतर है, तो 15-20 मिनट लगेंगे इसमें। तो टॉपिक वाइज क्लास देखना, उसमें मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगी इसका डिटेल के साथ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, कब हुई थी, आपको बताना है। सभी को दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे 1992 में, कब हुई थी, 1992 में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बच्चों का गलत हो गया था, क्योंकि सन वाले क्वेश्चन रहते हैं वो बच्चे सब कुछ याद नहीं कर पाते, इसीलिए इस पेपर को जो है थोड़ा सा ऐसे मान सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन हाई लेवल के थे। तो अब भी जो है एग्ज़ाम का लेवल बढ़ने लग गया है, तो अपनी जीके और जीएस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है आपको। इस पेपर को देख लो कितना आपको ज़रूरत है। किस महाद्वीप में अंटाकामा मरुस्थल स्थित है, ठीक है। अंटाकामा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में है। कई टीचर्स ने अब इसको अफ्रीका बता दिया है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। गलती ऐसे हो जाती है कि कई बार कुछ बुक्स में भी रॉन्ग मिल जाता है, या कई बार कुछ गूगल की साइट पे भी रॉन्ग मिल जाता है, तो उस कारण से जो टीचर वहाँ से पढ़ते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है। फिर आप ऐसे सोचते हो टीचर ने गलत कर दिया, तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा रिसर्च की, क्योंकि काफ़ी से टीचर्स जो है पहले ही रॉन्ग करवा चुके थे, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका में ये मरुस्थल जो है इस महाद्वीप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अश्विनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है। ये सभी का राइट था, तो ये बैडमिंटन इसका राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सभी को दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 12, चलो दिल्ली यह नारा किसने दिया। दिल्ली चलो या चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था, तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये क्वेश्चन भी सभी का सही था, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन अपनी बुक में से आए हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी मध्य रात्रि का सूर्य, ये शायद पहले प्रैक्टिस सेट या पहले दूसरे प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा बुक में। तो ये नॉर्वे को, किसको कहा जाता है, नॉर्वे को। उगते सूर्य का देश पूछे तो वो जापान को कहते हैं, उगते सूर्य का देश, ठीक है, उगते सूर्य का
देश, ये किसको कहते हैं? जापान को। तो ये क्वेश्चन भी आर्मी में आया हुआ है तो ध्यान रख लेंगे। बाकी मध्य रात्रि का सूरज किसको कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ए ऑप्शन आपका क्या लग जाएगा? राइटर लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिहुटा हस्तलिपि का इस्तेमाल किस भाषा के लिए होता है? तो ये क्वेश्चन भी हार्ड लेवल का मान सकते हैं आप, क्योंकि जनरली जो नॉर्मल साइंस रहती है आर्मी के लिए वो इजी आती है, तो इतना स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते। लेकिन अब आप लेवल देख रहे हो, आपको कितनी और तैयारी की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पे मणिपुरी, मैथिली, सिंधी, कोंकणी जल्दी से बताएंगे। तो मैथिली जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका लग जाएगा। सेक्शन बी में आ चुके हैं। ईमानदारी से बताएंगे, जीके में 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए? जीके में 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? ईमानदारी के साथ बताओगे। सेक्शन बी, बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है, बंदूक से छोड़ी गई गोली में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, आपको बताना है। गतिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं, स्थितिज ऊर्जा या दोनों? तो आपको पता है, जब मैंने ये लेक्चर कराया था फिजिक्स का तो साफ बताया था, ये एग्जाम्पल भी था। गतिज ऊर्जा होती है, बंदूक से छोड़ी गई गोली में गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि गति करती हुई जाती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइटर लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वल्केनाइज्ड रबड़ का आविष्कार किसने किया? आपको पता है नॉर्मल रबड़ जो होता है, प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो कैसा होता है? कठोर होता है। तो उसके अंदर हम क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सल्फर मिला देते हैं। तो ये कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, और इसका शेप वगैरह अपने जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाएँ। तो इसमें सल्फर मिला देते हैं, तो उसको हम कहते हैं वल्कनाइज्ड प्रोसेस। ठीक है, तो ये इसका आविष्कार किसने किया था वो आपको बताना है। जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता था आर्मी में कि वल्केनाइज्ड प्रोसेस में रबड़ में क्या मिलाया जाता है, तो वहाँ पे आंसर होता था सल्फर। लेकिन अब लेवल हाई हो गया है तो पूछ लिया कि इसका आविष्कार किसने किया, तो जल्दी से बताएंगे। तो ये चार्ल्स गुडियर ने किया था। डी ऑप्शन आपका राइट लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय का वानस्पतिक नाम है। चाय का वानस्पतिक नाम आपको बताना है। कई बार जैसे गेहूं का पूछ लेते हैं, ट्रिटिकम, एस्टिवम, या इजी लेवल के पूछते थे, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो चाय का वानस्पतिक नाम पूछ लिया, जो कि अपने आप में थोड़ा सा लेवल इसका ज़्यादा मान सकते हैं आर्मी के हिसाब से। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लग जाएगा, जल्दी से बताएंगे। सारे ऑप्शन आपके सामने मैंने दिए हुए हैं। तो ये कैमेलिया सीनेसिस, ठीक है, कैमेलिया सीनेसिस का नाम होगा। बी ऑप्शन राइट लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? तो ये नॉर्मल है, ये हमें पता है। तो ये गुर्दे की निर्बलता के लिए, किडनी फेलियर का जब खतरा रहता है तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन वगैरह जो होती है इसकी अनियंत्रित हो जाता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, अस्थायी निकायों के नियमों को किसके द्वारा खोजा गया? ठीक है, अस्थायी निकायों के नियम को मतलब ये जो आपका तरल में और ये वस्तुओं का रहा था ना कि वस्तु की जो भार है वो पानी की तुलना में ज़्यादा हो या कम हो, कब वस्तु तैरेगी, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो मैंने हिंट दे दिया है आपको, कौन सा नियम होगा यहाँ पे, जल्दी से बताएंगे। तो ये उत्प्लावन बल वाला जो नियम था मैंने करवाया हुआ है आपको, वही है ये। और किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। तो डी ऑप्शन आपका क्या लग जाएगा? राइट लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आ गए हैं। निम्नलिखित तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज चलती है। ध्वनि सबसे तेज किसमें चलती है? ये तो विकल्प परसों ही करवाया है, तो आपको पता होना चाहिए। ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। कौन सी तरंग? यांत्रिक। और यांत्रिक में भी कौन सी? ये क्वेश्चन भी पूछे हुए, तब मैं बता दे रही हूँ, अनुदैर्घ्य। यांत्रिक में भी कौन सी? एक मिनट गलत लिखा गया, मैं दोबारा लिखती हूँ। अनुदैर्घ्य, यांत्रिक में कौन सी है? अनुदैर्घ्य तरंग है ये। और इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये कौन से माध्यम में सबसे ज़्यादा तेज चलती है? तो स्टील में। किसमें? स्टील में। अगर प्रकाश की बात करें कि प्रकाश सबसे ज़्यादा तेज किस में चलता है, तो प्रकाश चलता है निर्वात में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रकाश तो चलेगा निर्वात में, क्योंकि प्रकाश जो है अयांत्रिक यानी कि जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है, बट यहाँ पे ध्वनि की बात करें, साउंड की, तो ये यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है। आपको पता है मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और ये स्टील में सबसे तेज चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सबसे कठोर रूप है। ये भी कल परसों ही किया है हमने जब मॉडल पेपर लगाया था। तो कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा है। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है।
क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टाइल ग्राफी का अध्ययन है। डॉक्टाइल ग्राफी का अध्ययन क्या कहलाता है, जल्दी से बता देंगे। डॉक्टाइलोग्राफी, ऑप्शन आपके सामने फोरेंसिक, कार्बन डेटिंग, लिखावट या फिंगरप्रिंट। तो इसका उपयोग फिंगरप्रिंट में किया जाता है। ये भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक पीछे की एग्जाम्स में ये देखने को नहीं मिला था क्वेश्चन, नया ही क्वेश्चन है, तो फिंगरप्रिंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस से बनता है, मतलब लेंस जो है वो किससे बनता है, किस प्रकार के ग्लास से, यानी कि किस प्रकार के कांच से बनता है। तो सारे ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, सामान्य ग्लास, पिरेक्स ग्लास, फ्लिंट ग्लास या कोबाल्ट ग्लास। तो लेंस जो है फ्लिंट ग्लास से बनता है, सी ऑप्शन क्या लग जाएगा, राइट। ईमानदारी के साथ जवाब देना, एक दूसरे का देख के जवाब नहीं देंगे। खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। खारे पानी की शुद्धता के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं, ये आपको बताना है। गैल्वेनोमीटर, सेलिनोमीटर, पाथोमीटर या पीएच मीटर। पीएच का तो आपको पता ही है, ये क्वेश्चन आता है, पीएच स्केल किस काम में आता है, तो अम्ल और क्षार का मापन करने के लिए पीएच स्केल काम में आता है। और हमें यहाँ पे क्या पूछा है, खारे पानी की सांद्रता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सेलिनोमीटर, बी ऑप्शन राइट लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह है। वायुमंडल में वृद्धि की वजह, तो इसमें देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं, लेकिन आपको 100% राइट यानी 24 कैरेट शुद्ध ऑप्शन को चुनना है। तो यहाँ पर शुद्ध ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा यही राइट है, तो बी ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, पत्तियों में मौजूद हरे वर्णक को क्या कहते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बार बार आता ही रहता है, इतना इजी है फिर भी बार बार आता है, तो याद कर लेंगे, क्लोरोफिल। कौन सा है, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 28, इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। इन्वर्टर आपको पता है, जब अपनी लाइट चल जाती है तो जो अपने, जिसको अपने आम भाषा में बैटरी बोलते हैं, वही इन्वर्टर है। वही क्या है, इन्वर्टर है। और ये कौन सी जो धारा है उसको किस धारा में चेंज करता है, ये आपको बताना है। तो ये जो है डायरेक्ट करंट को, यानी कि डीसी को एसी में, यानी अल्टरनेटिव करंट में चेंज करता है। तो डीसी को एसी में कहाँ पे ऑप्शन है, ये रहा, तो सी ऑप्शन राइट लग जाएगा। डीसी मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट है यानी दिष्ट धारा, और एसी मतलब क्या है, प्रत्यावर्ती करंट यानी अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, सी ऑप्शन क्या लग गया, राइट लग गया। क्वेश्चन नंबर 29, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। पोटेशियम कार्बोनेट, तो ये भी कई लोगों ने क्या हुआ, गलत करवा दिया, शायद उनको कहीं साइट पे गलत मिला होगा। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट वगैरह जो वो होता है बेकिंग पाउडर में काम आता है, बट यहाँ पे हमें पोटेशियम कार्बोनेट पूछा है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, पोटाश रहेगा। क्या रहेगा, पोटाश। तो डी ऑप्शन को क्या लगा लेंगे, राइट लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, 295 केल्विन का तापमान लगभग किसके बराबर होता है। तो ये आपको सूत्र कराया हुआ है, सूत्र आप जो है अगर नहीं देखा है तो जो मैंने टेम्परेचर वाली क्लास करवाई है उसमें देख लेना। और अब यहाँ पे 295 को जल्दी से केल्विन मान है, इसको फॉरेन हाइट में चेंज कर दो। तो जब इसको फॉरेन हाइट में चेंज करते हो कितना आ जाएगा, 71.33 और डिग्री फॉरेन हाइट। तो बी ऑप्शन क्या लग जाएगा, राइट लग जाएगा। अब आपकी आ जाती है मैथ्स, और मैथ्स आपको सर करवाने वाले हैं, तो कॉपी पेन ले लीजिए और जल्दी से क्लास को कंटिन्यू रखिए। ओके, थैंक यू तरुणा मैम। नेक्स्ट सेक्शन सी देखते हैं। अच्छा, ये तो मैम ने बता ही दिया होगा, नहीं बताया तो फिर से मैं बता देता हूँ कि ये पेपर हमने इसीलिए लिया क्योंकि ये पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा कहने का मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछे और इसमें ज़्यादा गलतियाँ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में गलतियाँ होती हैं। ठीक है, अच्छा पेपर बनाया, सारे मतलब लेवल के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन उठा के बनाए थे आर्मी ने, इसलिए हमने उठाया। और दूसरी चीज़, ऐसे मान के चलो कि किसी भी यूट्यूबर किसी ने भी इसमें 45 से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर सही नहीं बताए, और कुछ लोगों ने तो बताए नहीं, बीच में ऐसे बोल दिया कमेंट सेक्शन में कर दो, ये कर दो। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, जो अपने आप को टीचर बोलते हैं, वो लोग ही इसके 45 सही नहीं कर पा रहे, तो बच्चे कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों का क्या होगा। चलो पर अपने शुरू करते हैं। मैं एक एक चीज़ का प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, जो सही से समझ में आएगा, और वैसे ही आपको करना है। ये पेपर करोगे ना तो बहुत से लोगों को ऐसे लगने लग जाएगा कि अतिरिक्त तो कोई काम नहीं आनी, बेसिक ही काम आने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा, अभी मैं देख रहा था कि सारे कॉन्सेप्ट वही लगेंगे, बट क्वेश्चन को घुमाया बहुत है।
अच्छे से घुमाया। क्वेश्चन 31, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हो, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेल अपने गंतव्य स्थान से पहुंच जाती है। मतलब अपने उसकी स्पीड दे रखी है अपने को, क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ओके। अब क्या करना है अपने को, मान लो स्पीड दे रखी है और दूरी कितनी हो जाएगी, स्पीड गुणा टाइम मान लो टी, कितनी दूरी हो जाएगी। यदि रेल की औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा, सब घंटा में चल रहा है, कर दी जाए तो दूरी तय करने में 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, अगर वो 40 किलोमीटर की स्पीड से पहुंचती है तो अपने टाइम जो दिया है उसमें पहुंच जाती है। अगर वो 35 किलोमीटर की स्पीड से चल पा रही है, इसका मतलब वो 15 मिनट ज़्यादा ले रही है। ठीक है, दूरी तो इतनी ही रहने वाली है, दूरी बढ़ेगी नहीं। अब स्पीड 2 मतलब दूसरी जो नई स्पीड है अपनी वो है 35, औसत है वो। ठीक है, तो अपने तो एक ही सूत्र जानते हैं, क्या होता है, टाइम बराबर, टाइम नहीं दूरी का ही लगा लेते हैं, चलो, दूरी बराबर स्पीड गुणा, स्पीड के गुणा में क्या आता है, टाइम, ये तो आता है। ठीक है, स्पीड अपने को पता है कितना है, 35, इसने दी, चलो 35 गुणा टाइम क्या बता रहा है कि जो पहले लगता था उसका 15 मिनट ज़्यादा लगेगी। मान लो पहले टी लगता था, अब कितनी लगेगी, टी प्लस 15 मिनट है, तो घंटा में बदलने के लिए 60 का भाग दीजिए। ठीक है, ये दूरी होगी। अब दूरी अपने को पता है, पहले समीकरण से 40 टी मान ली थी। ओके, इस समीकरण से टी निकल जाएगा, आसान है। इसको नीचे ले जाओ 35 को। ठीक है, तो 5 7 35, 5 8 40, तो 8 टी बट्टा 7 बराबर टी प्लस 1/4, 15 1 का 15 4, तो टी ये इधर ले आओ, तो 8 टी बट्टा 7 माइनस टी बराबर 1/4, 7 एलसीएम ले लो, तो 8 टी माइनस 7 टी बराबर 1/4, तो टी बट्टा 7 बराबर 1/4, मतलब टी बराबर आ जाएगा अपना 7/4, टी का मान आएगा 7/4। इस टी को यहाँ रख दो, दूरी तो पूछ रहा है, तो 40 गुणा 7/4, 4 10 बार गया तो 70 अपना उत्तर आ जाएगा। क्या उत्तर आ जाएगा, 70 उत्तर आ जाएगा। करना क्या था, दो समीकरण निकालनी थी। पहली समीकरण से अपने को जो दिया है वो दूरी इक्वल टू ये लिख दो, दूसरी जो दूरी है उसमें पहले वाले रख के अपने को टी निकल जाएगा, उस टी से ये निकाल, इतना सा। देखो समय सिंपल जो फॉर्मूले होते हैं वही लगे थे, बट क्या हुआ, क्वेश्चन को ऐसे घुमाया है। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि आपकी बुक या किसी की बुक से नहीं है, आपने यूट्यूब पे पढ़ाया, वो नहीं है। अरे कंसेप्ट तो वही है, लैंग्वेज तो अगला कुछ भी बना सकता है, हर बुक की, हर लोगों की अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है। चलो क्वेश्चन 32 करने की कोशिश करो। बहुत से लोगों ने आंसर रट रखे हैं, पता नहीं कैसे रटे हैं, कैसे कर रहे हैं, रटना नहीं है कुछ भी। 5 व्यक्ति अगर एक काम को 12 दिन देखो कैसे लिख दिया, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, दिन छोटा होता है, करते हैं तो उसी काम को 6 व्यक्ति कितने, अच्छे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 5 व्यक्ति 12 दिन में कर सकते हैं, एक व्यक्ति कितने करेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 12 गुणा 5 मतलब 60 दिन लगेगा। और ये क्या पूछ रहा है, 6 व्यक्ति, तो 6 के लिए 60/6 कितना आ जाएगा, 10 दिन है, ऑप्शन बी इसमें आया था सी। 33 करने की कोशिश करो। ओह ये इजी क्वेश्चन है, 6 सही 2/5 को हल करना है, तो अपने क्या करते हैं, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 ऊपर वाला जोड़ देते हैं, तो 32/5, ऑप्शन बी। ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए 2। चलो आगे 34 भी सिंपल है। एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा अगर उसका क्षेत्रफल ही है। अपने को पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 5625 है ना, ठीक है। और भुजा निकालेंगे तो रूट 5625। अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अंदाज़ा लगा लेता हूँ, आप क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर रूट निकाल लेना, ऐसे 5 का भाग देना, 7 का जाएगा लास्ट में, बट मेरे को थोड़ा सा गेस हो जाता है क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है। इसमें देखो मुझे पता है 40 का मैं 80 का मैं करूँगा, 80 का तो 6400 होता है ना, 6400 इससे ज़्यादा पहुँचेगा। 70 का करते हैं तो 4900 होता है, इसका मतलब 70 और 80 के बीच में कहीं है ये, तो ये 75 का वर्ग लिखा है,
ठीक है, 75 का वर्ग लिखा है, तो 75 अपनी भुजा आ गई, तो परिमाप बता सकते हो, भुजा 4 इंटू भुजा होती है, तो 4 इंटू 75 कितना आ जाएगा, 75, 150, 300। 300 ऑप्शन दिख रहा है आपको कहीं पे, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 3 क्वेश्चन ईजी आ गए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 करने की कोशिश करो। राम एक समाचार पत्र 50 में लेता है, जनवरी महीने में कितने पैसे देने होंगे। जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं, एक दिन का कितना पैसा लग रहा है, 50 तो 31 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 31 का आधा कितना होता है, 16, 16 से 15.5 आएगा, आप गुणा कर लेना, सिंपल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 करने की कोशिश करो। ये पेपर इसीलिए लिया कि एक बच्चे ने पूछा था कि ऐसे ऐसे पेपर आ जाए तो कैसे सोल्व करें, ठीक है। ये अच्छा, ये तो वो क्वेश्चन है तो बहुत से लोग नहीं किए यूट्यूब पे, मैंने देखा कि लोग करवा कैसे रहे हैं, बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं। अपने मध्य से आवर्ती वितरण के विचलन का बीजगणितीय जोड़ हमेशा होता है। देखो अजीब सा लिखा है, समझ नहीं आ रहा है, एक एक लाइन पढ़ते हैं। अपने माध्य, मध्य नहीं, एक तो माध्य है, अपने माध्य कोई भी मान लो, 3 नंबर मान लो, अज्यूम कर लो कि 3, 4, 5, 3 नंबर मान लिया मैंने, कुछ भी है ना, कुछ भी मान लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। मान लो 3, 4, 5 मान लिया, ठीक है। अब क्या, अपने माध्य, इसका माध्य मतलब औसत क्या होगा, तो औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है, तो 4, 3, 7 और 5, 12 है ना, 12/3 मतलब 4 इसका एलसीएम आ गया, सॉरी औसत आ गया, ठीक है। अपनी माध्य से आवर्ती वितरण के विचलन, अब देखो जो माध्य होता है ना वो हमेशा बीच में आता है, अपने को पता है जब उसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे। अब क्या बोल रहा है, ये माध्य को इससे माइनस करो, तो 3 - 4, 4 - 4, 5 - 5, 4, यही तो बोल रहा है माध्य से आवर्ती वितरण के विचलन, विचलन मतलब इनका माइनस करो, तो देखो ये कितना आ गया, -1, ये आ गया 0, ये आ गया +1। अब इन सबको जोड़ दो, बीजगणित ये जोड़ बोल रहा है, तो -1 0 तो -1 हो गया, +1 तो -1 प्लस माइन, तो क्या हो गया 0 बस, मतलब एक माइनस का 1 था, एक प्लस का 1 था, तो क्या हो गया 0। अब इससे ये सीख मिलती है कि जो माध्य होता है उस माध्य को अगर आप सभी संख्याओं, माध्य या औसत मानो, सभी संख्याओं से माइनस करेंगे और बाकी जो बचा उनको सबको जोड़ देंगे, तो लास्ट में क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि माध्य होता है वो विचलनीय होता है सबका, ठीक है, तो ये हमेशा 0 आएगा। ये किसी ने समझाया नहीं, पता नहीं क्या करते हैं लोग, चलो कोई बात नहीं, अपने समझ लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ओके, 2, 3 क्या लिखा है, 2, 3, 5, 7, 9, 17, 33, मुझे तो कुछ समझ में आने लग गया। 2 और 1 का गैप है, 2 का गैप है ना, 4 का गैप है, 8 का, 1 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है ना, हाँ 2, 1 का गैप है, 2 का गैप है, और 7 - 2 का गैप है, 2 का गैप है, और ये 8 का गैप है, और आगे, ठीक है, आगे 16। अच्छा एक गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे 7 नहीं था, चलो फिर से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, आप करने की कोशिश करो, इसको गैप समझ में आएगा आपको। क्या लिखा है, 2, 3, 5, 9, 17, 33, तो इसके बीच में 1 का गैप है, इसके बीच में 2 का गैप है, इसके बीच में 4 का गैप है, आगे 8 होगा, आगे 16 होगा, है ना, आगे 32 होगा, फिर क्या आएगा 64, 64 वाले अपना उत्तर, 65 में 64 जोड़ दो, 65 में 64 जोड़ दो, क्या 129, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कोशिश करो सभी लोग, ठीक है, अभी कोशिश करो यहीं पे 38 नंबर क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है सभी को, ठीक है। गुणक x और y का एलसीएम है, जहां y जो है x का गुणक है, यहाँ बोल क्या रहा है, देख एलसीएम ऑफ गिवन नंबर x और y का एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। देखो अपने को एक चीज तो पता है कि दो संख्याएं, मान लो एक x है दूसरी y है, तो दोनों का गुणा क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है ना, मान लघुत्तम और
एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर देते हैं और दोनों का गुणनफल आता है, पता है? ठीक है, एक्स और वाई का एलसीएम एक्स है और वाई का एलसीएम बताओ, जहाँ वाई जो है एक्स का गुणक है। देखो वाई है ना, ये बोल रहा है एक्स का गुणक है, गुणक है मतलब एक्स की गुणा में कुछ लिखेंगे तो वाई आ जाएगा। अब आप ये समझो एचसीएफ होता है ना, वो सबसे छोटा नंबर होता है जो सब में डिवाइड किया जा सकता है, तो एक्स ही इनका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर मान लो ए यहाँ पे 1 होगा, मान लो एक बार, तो एक्स बराबर वाई हो गया, है ना? तो क्या करो आप, एचसीएफ यहाँ पे अपना एक्स ही हो जाएगा, ठीक है? एचसीएफ हो गया एक्स, और एलसीएम पूछा है ना, एलसीएम अपने को पूछा है, और इधर है एक्स वाई, ऐसा हो गया ये एक्स वाई गुणा एलसीएम गुणा एक्स, एक्स एक्स काट लो तो एलसीएम आ गया अपना वाई, तो वाई आंसर है। जिसका भी एक क्वेश्चन पेपर था ये एक्स वाई करके आया, गलत करके आया, ठीक है? तो ऐसे बोले ना कि वाई है जो एक्स का गुणा है, एक्स का गुणा है तो एक्स के गुणा में कुछ होगा, और मान लो वो सबसे छोटा एक है, तो क्या होगा, एक्स बराबर वाई आ जाएगा, ठीक है? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। अब ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो आदमी कभी कभी नए पूछ लेती है, बट कोई बात नहीं, सिंपल एलसीएम वाला ही फॉर्मूला लग रहा है, दो संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2 और 3 के बीच में 3 से विभाज्य होने वाले सभी पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों मतलब जो पूरा अंक हो, ऐसा नहीं कि पॉइंट में वगैरह में ऐसा हो। देखो 2 और 100 के बीच की बात है, ठीक है? जो 3 से विभाज्य, तो 2 और 100 के बीच में देख पहला अंक होगा 3, फिर होगा 6, फिर 9, है ना? ऐसे होते होते लास्ट में क्या आएगा, 99, 3 से भाग। अब क्या बोल रहा है, विषम पूछ रहा है। विषम तो देखो अपने को पता है, एक सम आएगा एक विषम आएगा, तो जो भी नंबर आएंगे उसके आधे होंगे, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, और वो भी उनका योग पूछ रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं। देखो अपने को पता है कि समांतर श्रेणी होती है ना, ये समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी में जो पद होते हैं ना, उनको ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप, कोई nवां पद है मान लो, समांतर श्रेणी का nth पद लिखते हैं ना, तो वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। डी है बीच का अंतर, n टोटल नंबर, a है पहला, ठीक है? nth मतलब लास्ट, लास्ट अपने को पता है 99 है ना? a अपने को पता है 3 है, प्लस n-1 डी, अंतर कितना है, 3 का है ना, बट विषम पूछ रहा है तो अंतर 6 का हो जाएगा, ठीक है? तो क्या हो गया 99, ऐसे समझो इसको, 99 माइनस 3, ये 3 इधर आ जाएगा, बराबर n-1 इंटू 6, है ना? 99 माइनस 3 कितना होगा, 96/6 बराबर n-1, इसमें 96 में 6 का भाग दे दो, 6 का 6, बच गए 3, 6 36, 16, इधर आ गया -1 वाला, इधर जाएगा तो प्लस, तो 17 आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा अपना 17। अब क्या है, समांतर श्रेणी में अगर पहला पद दिया हो, टोटल पदों की संख्या पता हो, तो आप उसका योग नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी होती है ना, समांतर श्रेणी, ठीक है? उसमें पदों का अगर पहला दिया हो, ये दिया हो, तो a प्लस l मतलब लास्ट पद पहला पद, लास्ट पद टोटल पद बटा 2, ये होता है। तो n/2 करो, n कितना है अपना वो लिखो यहाँ पे, अभी निकाला है ना, ये रहा 17, तो 17/2, a है अपना 3, l लास्ट पद है 99 है ना, 99 और 3 कितने होते हैं, 102, 102 में 2 का भाग दो, 5 और 1 51, तो 51 को 17 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 17 का 17, 7 बच गया 1, 17 पंजों 85, 1 86, है ना? तो 267, कौन सा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 267, ठीक है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ये 40 है, सभी लोग करने की कोशिश करो इसको, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि p² प्लस qx प्लस 2 बराबर 0 का वर्गमूल एक दूसरे के वर्गमूल नहीं है, ये मूल है, मूल एक दूसरे के पारस्परिक है, पारस्परिक, अच्छा थोड़ी सी हिंदी में गड़बड़ होगी, ये कह रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है कि मान लो एक मूल a है तो दूसरा 1/a होगा, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि दोनों को गुणा करेंगे ना तो वो 1 आएगा। तो अपने को पता है जब भी कोई क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण हो ना,
उसके मूलों का योग होता है जो यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे जो लिखा होता है ना, यहाँ पे c वाला, तो c बट्टा a, जो a मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में होता है वो होता है, तो c 2 लिखा है, ठीक है, a p लिखा है, और दोनों का गुणा होता है ये c बटा a, तो दोनों का गुणा अपने को दिया है कि 1 है, तो इसको वजर गुणा कर दो, तो p बराबर 2, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आसान था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। सभी लोग करो, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना पूरा क्वेश्चन? चलो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ओके, 41 नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा के विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए, मतलब पास होने के लिए उसको 40% चाहिए। मान लेते हैं कि टोटल x मार्क्स, तो x के उसको 40% चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, सभी प्रश्नों के अंक बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक विद्यार्थी ने 15 सवाल हल करे, उसमें से 10 सही और परीक्षा में पास हो गया, मतलब 10 नंबर चाहिए उसको। ठीक है, अपने को x निकालना है, तो 10 बराबर में लिख दो। पास के अंक कितने हैं? 40/100। किसके? टोटल के। कितने हैं? 10 सही किए ना उसने, पास हो गया 10 सही करने पे। टोटल निकालने हैं, तो टोटल x निकालना है अपने को, 1 0 से 1 0, तो x बराबर 100/4 मतलब 25। तो 25 सवाल होंगे टोटल, 25 में से 15 किए थे उसने, तो 10 सही करने में पास हो गया, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, आदमी की तरह, तो 25 अपना आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 हल करो, ये तो बहुत आसान है। 2.81, इसमें क्या जोड़ दिया? पॉइंट के बराबर में पॉइंट आएगा, 0.002, फिर 0.01, तो ये लास्ट में 2 2 8.2, 2.822 आ रहा है कहीं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये आसान सा जोड़ बाकी दे दिया बच्चों वाला। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अपने को क्या दे दिया कि x + 1/x बराबर 2 है, और पूछ लिया x² + 1/x²। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार किया है। क्या करो, दोनों तरफ वर्क कर दो, जो दिया है उसके दोनों तरफ वर्क कर दो। तो a + b की होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab बराबर इधर 2 की पावर 2 4। अब देखो ये चीज़ें तो पूछी है अगले ने, ये x कट गया, ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस का, तो 4 - 2 2 इधर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। ये मुझे लग रहा है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं, अपने तो कर लेंगे। 44, 2 टेबल 3 कुर्सियों का कुल लागत इतना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टेबल मान लेते हैं कि टेबल है ना, टेबल का एक बार x मान लो, कुर्सी का एक बार y मान लो। ठीक है, तो बोल क्या रहा? 2 टेबल मतलब 2x, 3 कुर्सियां मतलब 3y बराबर 3500। सही है। आगे क्या बोला? 3 टेबल और 2 कुर्सियों की लागत 4000। 3 टेबल प्लस 2 कुर्सियों की लागत है 4000। ठीक है, अब देखो इस 2 समीकरण 2 अज्ञात है, सरल कर लेंगे। कैसे करते हैं? देखो कोई भी एक का x या y का गुणांक है, उसको बराबर करने की कोशिश करो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है x के गुणांक, तो ऊपर वाले को अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ और नीचे वाले को अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा, तो 2 × 3 6 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। तो ऊपर वाले समीकरण को 3 से गुणा कर दो पूरी को, तो 6x + 9y बराबर 105 के आगे 2 0 समीकरण हो गई। इस पूरी को 2 से कर दो, तो 6x + 4y बराबर, ये 4000 था तो 8000। ठीक है, अब माइनस कर दो दोनों समीकरणों, माइनस कर देंगे तो कट जाएगा, 6x - 6x, 9 में से 4 गए 5y, 5y बराबर ये 20 और 25, 2500 आ गए ना, हाँ 2500, तो y बराबर 2500/5 मतलब 500। y का मान तो 500 आ गया, मतलब टेबल की वैल्यू अपने को पता चलेगी। टेबल या कुर्सी है, कुर्सी की पता चल गई, कुर्सी के माने थे ना y। अब कोई एक में रख दो, इसमें रख देते हैं 2x + 3y का मान 500 बराबर 3500, तो 2x + 5 या 1500 बराबर 3500, 2x बराबर 1500 इधर चला जाएगा तो 2000, x बराबर 2000/2 मतलब 1000 रुपये। x का 1000 है, y का 500, दोनों का जोड़ना ही तो है, 1000 + 500 1500 ऊपर आ जाएगा, 1500
उत्तर दिख रहा है आपको कहीं पे? हाँ मुझे तो दिख रहा है ऑप्शन बी, ये जो करके आया इसका भी सही था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, यह थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बट आसान था, 2 समीकरण को हल ही करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरह, लास्ट मैथ का क्वेश्चन, उसके बाद आ जाएगा अपना रीजनिंग। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य x कुछ भी, पर वो 10% छूट देता है, मतलब कितना, 90% में वो उसको सेल कर देता है ना। अंकित मूल्य x था, मतलब जो भी लिखा था उस पर, और वो उसको 10% छूट देता है, मतलब 90% में वो दे देता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना बढ़ाए कि 8% लाभ हो। ओके, लाभ अपने को पता है कितना, 8%। तो देखो जो सेलिंग कॉस्ट है वही तो बोल रहा है कि 8% का लाभ, तो 108 हो गया ना, 108 बटा ये 108 ही आना चाहिए, सीधी सी बात है। तो अंकित मूल्य को अगर वो 108 कर देगा और फिर 10% छूट देगा तो ये लाभ बता दिया। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, तो यही है, इस समीकरण को हल कर लो। 0 से 0 और 9 दूनी 9 एका 9, 9 दूनी 18, तो x बराबर 120। वो 120 रुपये अगर उस पर लिखेगा तो उसका काम हो जाएगा। मतलब 120 वाली चीज़ को अगर वो 90 में देगा, इसका मतलब वो 8% का लाभ कमा रहा है। तो कितना परसेंट ज़्यादा बढ़ा रहा है, 100 की चीज़ थी तो 20%, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है ना, रीजनिंग। ओके, दिए गए अक्षर को वर्णमाला के क्रम व्यवस्थित कर बता कौन सा अंतिम से दूसरा क्रम। डिक्शनरी देखी है आपने, डिक्शनरी में लिखना है आपने। तो डिक्शनरी में पहले क्या आता है, ए से शुरू वाले वर्ड आते हैं, मतलब कुछ ए आता है, उसके बाद में भी अगर ए है तो वो पहले आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी, ऐसे ऐसे आया था ना। तो ऐसे वर्ड्स आते हैं अपने डिक्शनरी में, सबको पता है। तो इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बी वाला आ जाएगा। ठीक है, बॉस आ जाएगा। उसके बाद सी वाले हैं सारे, चलो सी वाले हैं। ओके, फिर पहला वर्ड तो मतलब पहला लेटर तो सी है, अगला क्या है वो देखते हैं। अगला एल है, ओ है, ये तो काटता हूँ, ओ है, एच है। तो अपने को पता है इन सब में एल ओ में और एच में एच पहले आता है, तो मतलब सी एच ई सी के ई डी ये पहले आ जाएगा। आगे देखते हैं, 2 गए, आगे रह गए एल ओ, तो अपने को पता है एल पहले आता है, तो सी एल ई ये आ गया। फिर ओ मतलब यहाँ तक तो अपने समझ नहीं पाएंगे कि दोनों में ओ है। फिर एन तक भी नहीं समझ। फिर टी पहले आता है या एस पहले आता है, तो CONTANTLY, तो ये वाला पहले आएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है अंतिम से दूसरा नंबर कौन सा है, तो अंतिम से दूसरा तो ये है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डिक्शनरी के हिसाब से लिखना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 करने की कोशिश करो। 47 विषम मतलब ओड, इन सब में अलग सा कौन सा लग रहा है, लोहार, दर्जी, नाई, बढ़ई। लोहार लोहे वाला काम करता है, दर्जी सिलाई वाला, नाई बाल काटता है, बढ़ई लकड़ी का काम करता है। मुझे तो बार्बर लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, बार्बर ही होगा ना, क्योंकि बार्बर को एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। बार्बर ऐसे कैंची भी चाहिए उसको, और शेविंग की और क्रीम वगैरह भी चाहिए। तो बार्बर, और इनको क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, मतलब इनको लोहा चाहिए, दर्जी को कपड़े चाहिए। तो बार्बर एक सजीव चीज़ के साथ भी काम करता है, तो इसके बहुत सारे अंतर है, मतलब बार्बर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन करो, ए बी डी के पी पूर्ण करो। अच्छा, पूर्ण करनी है, कोई बात नहीं, हम पूर्ण करने तो बैठे हैं यहाँ पे। ए बी डी के पी, तो यहाँ पे कुछ आएगा, उसकी बात कर रहा है। तो ए और बी के बीच में सी आ गया, सॉरी कुछ नहीं आया, मतलब 0 का अंतर। बी और डी के बीच में 1 का अंतर है। डी और आगे 2 का अंतर, तो मतलब डी के बाद ई एफ 2 छोड़ दो, जी लिख दो यहाँ पे। जी के बाद में 3 छोड़ दो और बाद में लिखो, जी के बाद में एच आई जे, तो 3 छोड़ दिए, मतलब यहाँ पे जी आएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बहुत लोगों का हो भी रहा है, तो इजी था। ठीक है, रीजनिंग हार्ड नहीं है, मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन हार्ड आए थे जो सही लेवल के थे। हार्ड नहीं बोल सकते, लैंग्वेज अच्छी थी, बस ऐसा समझो, कॉन्सेप्ट वही था। क्वेश्चन नंबर 49 करो। यदि किसी भाषा में ए डब्ल्यू ए के ई को क्या लिख दिया, जेड वी जेड जे और जे के बाद में है डी,
मतलब ए को जेड लिख दिया, डब्ल्यू को वी, ए को जेड, के को जे, ए। मेरे को समझ में आ गया क्या लिख रहा है। एक पहला लिख रहा है, मतलब डी के बाद में ई आता है, जे के बाद में के आता है, जेड के बाद में वापिस से ए आ जाता है, वी के बाद में डब्ल्यू, उल्टा लिख रहा है। आप भी क्या करो, एफ आर आई ई एन डी, तो डी से पहले वाला लिख दो, डी से पहले वाला सी, एम के यहाँ आ जाएगा एम, एम एन होता है ना, तो एम और सी लास्ट में देखो कहाँ है, क्या यहाँ लास्ट में सी, ओ एक नहीं था, सीधा खत्म। क्वेश्चन नंबर 50 करो, जल्दी करो। विषम शब्द का चुनाव करना, रेल, बस, पहिया, नाव। रेल, बस, पहिया, नाव, इसमें भी जाया जा सकता है एक दूसरे जगह से, बस से भी जा सकते हैं, रेल से। पहिए से कुछ नहीं हो, पहिया एक अलग ही चीज़ है, इन सब में पहिया लगता है, ठीक है। तो पहिया इसका, नाव में तो वैसे क्या एक पहिया लगेगा, पर मान के चलो पहिया अलग है, तो ये ऑप्शन सी। तो मुझे लगता है रीजनिंग में सबके सारे सही होंगे। मैथ्स में मैं चैलेंज करता हूँ किसी के 12 से ज़्यादा सही नहीं हुए होंगे। बाकी जीके जीएस भी मुझे लगता है ठीक ही लेवल की थी जो मैम ने करवाई है। तो अपना स्कोर बताओगे, कैसे बताओगे? आपको हमेशा जो पैटर्न दिया उसी पे बताओगे। ऐसे बताओगे कि माय नेम इज रमेश, रमेश लिखना, फिर मेरे 41 सही हुए 50 में से, ऐसे लिखना, बस फायर लगा देना। फिर आग हम लगा देंगे आर्मी में कि पेपर में आग और करके आएंगे 45 से ज़्यादा % सही। तो ये अच्छा पेपर था। और कई लोग पूछते हैं कि हमारे ARO का पेपर बताओ, हमारे ARO का पेपर बताओ। देखो कोई भी ARO हो आपका, बट पेपर का पैटर्न, सिलेबस सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेरा पुणे का है तो मुझे पुणे का ही बताओ, पुणे वाले बाकी ARO का पेपर देख सकते हैं, वैसा ही पेपर आपका बनने वाला है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि पुणे वालों के पास वही पुणे वाला पुराना ही पेपर आने वाला है, ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है, ठीक है। पुराना पेपर कुछ नहीं आता है, सारे नए क्वेश्चन होते हैं, बस डेटा चेंज होता है। जीके जीएस हमारी बुक से पढ़ लो, काफ़ी है। मैथ्स पढ़ लो, सेम क्वेश्चन दिखेंगे, सेम लेवल के दिखेंगे, ठीक है। रीजनिंग तो पूरी आ ही जाती है, तो ऐसे मान के चलो हमारी बुक पढ़ोगे तो 42 से 48-50 क्वेश्चन आप कर पाओगे आराम से, अगर सही से पढ़ोगे तो, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और व्हाट्सअप नंबर दिए जहाँ भी मनो आपका पूछ लेना, ठीक है। जय हिंद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, अगली क्लास में आते हैं लाइव और आपके साथ फिर से ऐसे ही जलवे वाले पेपर करते हैं। थैंक यू सो मच।